आ जाते हैं आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर कंप्लीट सेक्शन सी लिटरेचर। क्लास 10th का कंप्लीट सेक्शन सी लिटरेचर वाला जो होता है आपका 40 मार्क्स का, उसके सारे क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे 2025 के जो पेपर्स हैं और उसके अंदर जो अलग अलग सेट आपको दिए जाते हैं वहां से। ठीक है, हाय गुड इवनिंग। स्टार्ट करें फिर हम अपनी आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चे, फटाफट से आ जाइए। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. कहां से दिया हुआ है? फर्स्ट फ्लाइट से दिया हुआ है। कहां का पार्ट है ये कि भाई उसको इस बात का यकीन हो गया था कि उसके जो विंग्स हैं वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर 2025 में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देख लो। ठीक है, So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. तो उसने अपना मुंह मोड़ा और वापस से वो ledge के वहां पे जो छोटे से होल में वो रह रहा था वहां पर वो भाग गया। ठीक है, जहां पर वो रात को सोया। Even when each of his brothers and little sister whose wings were far shorter than, अब उसके जो छोटे भाई बहन थे जिनके विंग्स उससे काफी ज्यादा छोटे थे, ठीक है, वो भी दौड़कर अपने पंख फैलाकर उड़ चुके थे, अपनी पहली उड़ान भर चुके थे, पर उसके अंदर वो करेज नहीं आ रहा था कि वो पहली छलांग जो है लगा पाए, जो उसके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था वो करेज इकट्ठा कर पाना कि वो छलांग लगा पाए। उसके पापा थे, उसकी मम्मी जो थी वो उसके आजू बाजू घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से उसको ताने दे रहे हैं, उसको थ्रेटन कर रहे हैं कि हम तुझे यहाँ पर भूखा मार देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, तू यहीं मरेगा। बट फॉर लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन भैया उसको तो अपनी जान का बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था ये सब बातें तो बाद में, मैं नीचे गिरूंगा सीधा मरूंगा, है ना। तो उसे लग रहा था रियल वाला डर। चलिए क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस अबाउट द पेरेंट्स ऑफ द बेबी सीगल फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। क्या? हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. बताइए। बोलो बोलो। उनके पेरेंट्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस अबाउट द पेरेंट्स। इन्फ्रेंस मतलब जो भी आपने इससे, ये जो दो लाइंस दी हुई हैं, इन दोनों लाइंस से आपको उसके पेरेंट्स के बारे में क्या पता चल रहा है, क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, वो होता है इन्फ्रेंस। बताइए, जल्दी बताओ भाई। कोशिश करो। यस तो देखो सीधी सी बात है, दे वर केयरिंग येट स्ट्रिक्ट। हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई वो केयरिंग भी थे पर वो स्ट्रिक्ट भी थे, है ना। उन्होंने बार बार उसके चारों तरफ घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे उसको कि भाई तू कूदने की कोशिश कर, है ना। उसको बहुत मोटिवेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसको डरा भी रहे हैं, हम तेरे को यहीं पर छोड़ देंगे, देख तू कैसा है, हर एक तरीका अपना रहे हैं। तो वो उसकी केयर भी करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उड़े, है ना। अपना कब तक ही यहां पर बैठा रहेगा, जीने के लिए, खाना ढूंढने के लिए उड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो वो केयरिंग थे पर स्ट्रिक्ट भी थे। दे वांटेड हिम टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, और वो चाहते थे कि भाई ये इंडिपेंडेंट बने, कॉन्फिडेंट बने। ठीक है। डेस्परेट का मतलब होता है बेटा, डेस्परेट यहां पर दिया हुआ है ना,
विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब बेसिकली होता है 2 से 3 मीनिंग होता है, या तो आप बोल सकते हैं कि हताश, बहुत ज्यादा होपलेस, या हम बोल सकते हैं कि इन एक्सट्रीम नीड, कि भाई उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरतमंद है ना, तो वो मीनिंग यहां पर निकल कर आ रहा है। तो अब उसको यहां पर क्या थी, उसको बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कि यहां पर उसको लगानी ही लगानी थी छलांग, वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी, पर वो हो नहीं पा रहा था उससे, है ना, वो करेज डेवलप नहीं कर पा रहा था, मस्टर अप नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द लिटिल सीगल स्लीप एट नाइट। लिटिल सीगल जो है वो रात को कहां सोया था। लिटिल सीगल, इन्फरेंस का मतलब यही होता है कि क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो आप यहां से, क्या समझा आपने इसके यहां से। तो वो जो लाइन दी हुई है उससे उनके पेरेंट्स के बारे में आपको क्या पता चलता है, तो हमने लिखा कि उसके पेरेंट्स जो है वो काफी केयरिंग है पर स्ट्रिक्ट है, वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने और कॉन्फिडेंट बने। तो इन दोनों लाइन्स से हमें ये पता चलता है, ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट, Where did the little seagull sleep at night? Little seagull हमारा कहां पर सोया था रात को। रात को हमारा सीगल बच्चा कहां पर सोया था। So he slept in a little hole under the ledge. He slept in a little hole under the ledge. कि उसने वापस से मुंडी मोड़ ली और वापस से जाके वो छोटे से अपने होल में जाके बैठ गया जहां पे उसने रात बिताई, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। वो वहां से एक कूद नहीं पा रहा था और अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाकर हवा में उड़ नहीं पा रहा था। उसके जो छोटे भाई बहन थे वो ऑलरेडी ये वाला काम कर चुके थे। यस, नेक्स्ट वन, विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड to the young seagull's reluctance to fly despite the encouragement and threats from his parents। कह रहे हैं कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया यंग सीगल के रिलक्टेंस में, मतलब जिसकी वजह से यंग सीगल जो है उड़ नहीं पा रहा था, उसके क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजन थे टू फ्लाई डेस्पाइट द एनकरेजमेंट एंड थ्रेट्स। किनके बावजूद, जितना भी उनके मम्मी पापा उसको एनकरेज कर रहे थे, ठीक है, उसको डरा भी रहे थे, उन सभी चीजों के बावजूद भी वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था। बताइए क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहा था। इलैबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। 40 वर्ड में आंसर करना है, एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आंसर करना है, राइट, यप। सो देखिए, he was afraid his wings would not support him। क्या फैक्टर था, नंबर 1 था कि भाई उसको ये डर लगा हुआ था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। feared falling into the sea, उसे डर लग रहा था कि वो पानी में गिर जाएगा। and lacked self confidence, और उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है। डिस्पाइट हिज पेरेंट्स इनकरेजमेंट एंड थ्रेट्स, तो अपने पेरेंट्स का इनकरेजमेंट के वजह या उनके थ्रेट्स के होने के बावजूद भी उसके अंदर फियर था, उसके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और उसको लगता था कि उसके पंख जो है उसका साथ नहीं देंगे। जबकि वो तो भगवान ने बनाया ही उड़ने के लिए, तो पंख तो साथ देंगे ही, बट एक इतने छोटे से बच्चे को बहुत सी बार समझ में नहीं आता है, एंड सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। सो द प्लंज सीम्ड टू डेस्परेट टू अटेम्प्ट, तो उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था ये वाली चीज अटेम्प्ट करना, ठीक है, यस। यप, ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which phrase or word would correctly substitute muster up in the given sentence from the extract? extract में दिया हुआ है ना कि वो muster up नहीं कर पा रहा था, मतलब वो सारी अपनी हिम्मत एक साथ नहीं ला पा रहा था। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। तो phrase, which phrase या word would correctly substitute, अब इस 4 ऑप्शन में से यहां पर कौन सा वाला फिट होता है, बताइए। डिस्ट्रीब्यूट, रिव्यू, रिजॉल्व या गैदर। बहुत सिंपल है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। Which phrase or word would correctly substitute muster up? muster up मतलब क्या हो गया यहां पर, gather। वेरी नाइस, इनोवेटिव, कि वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, गैदर नहीं कर पा रहा था courage। नेक्स्ट, चलिए पढ़िए फटाफट से। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से 2025 के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं भैया।
अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर देंगे, इन क्वेश्चंस को आप सीरियसली नहीं लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो अब हम वही चीजें प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं तुम्हें घर पे बोलती हूँ, मैंने कोई एक चीज पढ़ा दी, मैंने बोला भाई घर जाके ना तुम लोग पीवाईक्यू करना, तुम इतने नालायक किस्म के बच्चे बैठा रखे हो ना मैंने कि तुम नहीं करते हो पीवाईक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि तुम्हें आलस आता है कहाँ से ढूंढे, कहाँ कौन जाएगा, कौन पेपर खोलेगा, कौन पीवाईक्यूज देखेगा, कौन पढ़ेगा, कौन सॉल्व करेगा। ठीक है, हुआ, तुम्हें दुख होता है, दर्द होता है, तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी वो वाली मेहनत, वो भी हम कर रहे हैं, वो हम तुम्हें अब क्लास में यहां पर करवा रहे हैं। तो अगर अब भी तुम्हारी कॉपीज में ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं है तो फिर दिक्कत तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. कब वाली बात है ये? ट्रिकी की हालत जब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसका बिल्कुल जीभ लटकी हुई थी, ठीक है, और स्ट्रगल कर रहा था वो अपनी हार्नेस में चलने में भी, उसकी जीभ ऐसा थी बिल्कुल ऐसे, इतना मोटा हो गया था, बिल्कुल पूंछ भी नहीं हिलाई जा रही उस पर, तो ठीक है। सो टॉटरिंग अलॉन्ग यू नो इन हिज लिटिल ट्वीड कॉट, सो आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड। तो वो कह रहे थे भाई मुझे समझ में आ गया था उसको देख के कि जल्दी मिसेस पंफ्री का फोन आने वाला है, ठीक है, और जो मुझे वो कॉल एक्सपेक्टेड था वो कुछ ही दिनों में आ गया। एंड मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत ही बुरी हालत में थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस के लिए भी मना कर रहा है और उसे बार बार उल्टियां आ रही हैं। हाँ, यस, उसे बार बार उल्टियां आ रही हैं। सो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मुझे पता था कि ये होने वाला है। वो सारा दिन अपने रग पे पड़ा रहता है, सांस फूली रहती है उसकी, है ना, वो वॉक्स के लिए नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पर उन्हें पता था कि अब उनका फोन आने वाला है। मैंने सारी ऑलरेडी अरेंजमेंट्स की हुई थी और मैंने उनको बोला कि भाई देखो आपको ना इसे फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, 14 डेज का टाइम जो होता है दैट इज फोर्टनाइट। तो मुझे इतने दिनों के लिए मतलब 2 वीक्स के लिए इसे अपने पास अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, भाई उस औरत का, मिसेस पंफ्री की हालत खराब हो गई। वो बोली यार ये तो कैसे होगा, अब मैं ये तो मतलब अपने जिगर के टुकड़े को मैं इतना दूर कैसे करूं अपने से, है ना। चलो, व्हाई हैड द ऑथर मेड हिज प्लान्स इन एडवांस? 4 ऑप्शंस आपके सामने कि आखिरकार ऑथर ने अपने प्लान्स जो है वो एडवांस में क्यों बनाए थे। Mrs. Pumphrey was worried that Tricky would pine and die without her. The author was aware of the severity of Tricky's medical condition. The author knew about Mrs. Pumphrey's financial condition. The author had planned his own vacation. बताइए जल्दी से। Why had the author made his plans in advance? ऑथर ने उसके प्लान जो है एडवांस में क्यों बना लिए थे? क्योंकि जब वो कुछ दिनों पहले ट्रिकी से मिले थे तब उन्होंने देख लिया था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और बहुत जल्दी ही उनके पास ये वाला कॉल आने वाला है कि भैया जी बहुत हालत खराब हो गई है, हमारे डॉगी को ले जाइए। यस, ओके, चलिए। सो बताओ, द ऑथर वॉज अवेयर ऑफ द सिवियरिटी ऑफ ट्रिकीज मेडिकल कंडीशन, क्योंकि ऑथर जो है उनको पता था कि कितनी नाजुक है यहाँ पर, है ना, ये स्थिति। ट्रिकी की जो कंडीशन है वो कितनी ज्यादा सिवियर है। अगर मतलब कुछ टाइम और अगर हमने इसे घर पे ही रखा ना और इसी तरीके का ट्रीटमेंट इसके साथ हुआ तो ये मर जाएगा। ओवर फीडिंग हो रही थी उसको, ठीक है, तो उसके इलाज में करना कुछ नहीं था, उसके इलाज में बस उसको खाना नहीं देना था, जो कि मिसेस पंफ्री से हो नहीं पा रहा था। नेक्स्ट, the author firmly proposed the need to remove Tricky from the house for specified period. अभी ऑथर ने ना बहुत ही दृढ़ तरीके से, बहुत फर्म तरीके से वहां पर बोला कि भाई इसको तो लेके जाना ही पड़ेगा 14 डेज के लिए। Elaborate the reason for doing so in about 40 words. अब यहां पर आप रीजन दीजिए कि ऐसा उन्होंने क्यों करा, क्यों उन्होंने ऐसा करा, रीजन क्या था इसके पीछे।
इसके पीछे का रीजन क्या था? तो इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन था, उसे ये पता था कि अगर ये घर पे रहा तो ये मार देगी इसको खिला खिला के, है ना। सो ट्रिकीज हेल्थ हैड वर्सेंड ड्यू टू ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ट्रिकी की जो हेल्थ थी वो खराब हो गई थी, किस रीजन से? क्योंकि उसको ओवर फीड किया जा रहा था और उसको एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं कर रहे थे, लग्जरी थी आराम से उसके पास, है ना, पड़ा रहता था सारा दिन, चलने फिरने का कोई काम नहीं था उसके पास। सो द ओनली वे टू सेव हिम वाज टू कीप हिम अवे फ्रॉम हिज ओनर्स पैम्परिंग। तो एक ही तरीका था उसको सेव करने का कि उसके ओनर की पैम्परिंग से उसको दूर रखा जाए। प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड डाइट, एक कंट्रोल्ड डाइट जो है उसको दी जाए, एंड अलाउ नेचुरल रिकवरी इन अ हेल्दियर एनवायरमेंट, और एक नेचुरल रिकवरी की जाए एक अच्छे हेल्दी एनवायरमेंट में, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी सर्जरी कर दें सीधा, वो वाला सीन नहीं है, खुद मेहनत करने देंगे इसको नेचुरल तरीके से, बिना किसी सर्जरी के सब कुछ ठीक हो जाए। तो डॉक्टर का वही था, सोच रहा कि जब बिना सर्जरी के सब कुछ हो सकता है तो हमें क्यों ही ये सब कुछ करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, यस, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। The word swooned in the following sentence indicates almost tripped या fainted. swooned word है ना, मिसेस पंफ्री के लिए यूज हुआ है जब उन्हें पता चलता है कि भाई अब फोर्टनाइट के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा उसको हॉस्पिटल में। तो क्या मीनिंग है यहां पर बताओ। और ये क्वेश्चंस अगेन बार बार बोल रही हूं 2025 के सेट से लिए हुए हैं। 2025 में जो पेपर आया था इंग्लिश का, उसके अंदर जो सेक्शन सी था वहां पे अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चंस जो थे वहां से लिए गए हैं, और अब मैं आपको 24, 23, 22 सारे सेट के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। इससे पहले सेट 1 आपको मिला था, कल आपको सेट 1 मिला था, आज आपको सेट 2 दिया गया है, ठीक है। सो यस, आई विश एंड आई होप कि आप रेगुलरली इस चीज को हाँ बिल्कुल देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करेंगे। कल ही डलवाया था मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट 1, और आज हमारा है सेट 2, बिल्कुल। सो वो ऑलमोस्ट फेंट हो गई थी, बेहोशी हो गई थी, मतलब मेरे को मेरे प्यारे दुलारे डॉगू को देना पड़ेगा, तो वो तो उसके मतलब बहुत ही बड़ी बात थी उसके लिए, वो तो जी नहीं सकती इसके बिना। Mrs. Pumphrey was distraught. What does this suggest about her character? Mention any one reason. कि मिसेस पंफ्री जो है वो पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉट फील कर रही थी, एज इन होता ना कि भाई मैं तो अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है और मैं तो खत्म हो चुकी हूं, है ना, और मैं मतलब इतनी उदास, इतनी चिंता में, इतनी उदास, एक्सट्रीमली अपसेट हम बोलेंगे कि वो हो गई थी। यस, व्याकुल, चिंता, एंजाइटी, ये सब चीजें फील होना, दैट इज डिस्ट्रॉट। सो बताइए उनके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है जब उनके बारे में ये वर्ड यूज किया गया। मेंशन एनी वन रीजन, कोई एक रीजन आप लोगों को बताना है। So, she was deeply attached and overprotective towards Tricky, showing her emotional and caring nature. अभी वो ना बहुत ही ज्यादा deeply attached थी और ओवर प्रोटेक्टिव भी थी, किसको लेकर? ट्रिकी को लेकर, शोइंग हर इमोशनल एंड केयरिंग नेचर, ठीक है। और वो वहां पर क्या शो कर रही थी? अपना इमोशनल और केयरिंग नेचर एक तरीके से शो कर रही थी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। अभी फायर एंड आइस से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कहता है फायर एंड आइस? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, for what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. है ना, बनाओ। Some say the world will end in fire, some say in ice. पढ़ा हुआ है, याद आ जाएगा पोम। फायर एंड आइस और फॉग और ट्रीज, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से जब हम क्वेश्चंस निकाल कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहां से काफी क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग आंसर में भी पूछे जाते हैं और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यस, द स्पीकर ऑफर्स एविडेंस टू सपोर्ट हिज प्रेफरेंस फॉर वन थियरी ओवर द अदर, मेंशन द एविडेंस। अभी स्पीकर जो है ना वो एविडेंस दिखाते हैं, ऑफर करते हैं, एविडेंस शो कर रहे हैं अपना प्रेफरेंस बताने के लिए कि भाई मेरा ये मानना है कि फायर से दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है, आइस से हो सकती है, और उसके लिए वो एविडेंस भी देते हैं, ठीक है। अब एक थ्योरी के लिए ओवर द अदर,
मेंशन द एविडेंस, कौन सा एविडेंस दिया हुआ है बताओ. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो अभी वो क्या कहते हैं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एक तरीके से, है ना. सो हिज ओन एक्सपीरियंस विद डिजायर कन्विंसेस हिम दैट इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव लाइक फायर. तो उनका जो खुद का एक्सपीरियंस है ना, कि हाँ यार हेट्रेड जो है, जेलेसी जो है, डिजायर जो है, हेट्रेड जेलेसी नहीं एक्चुअली में डिजायर है ना, क्योंकि हेट्रेड क्या हो जाता है, हेट्रेड आइस हो जाता है. तो हम जब किसी से घृणा करते हैं, जलन रखते हैं, तो हम अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं और उससे भी ये दुनिया तबाह हो सकते हैं. सो हिज ओन एक्सपीरियंस विद डिजायर, उनका जो खुद का एक्सपीरियंस था डिजायर के लेके, कन्विंस करता है कि हाँ भाई ये उतनी ही डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, ठीक है, जितनी की फायर. और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकती है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, बिकॉज ये चल ही सारी दुनिया इमोशंस के ऊपर रही है, राइट. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्रेडिक्शन ऑफ द पोएट अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. पोएट का क्या प्रेडिक्शन है, पोएट जो है हमारा, उसका क्या प्रेडिक्शन है दुनिया के बारे में कि कैसे इस दुनिया का अंत होगा. क्या प्रेडिक्शन है दुनिया के बारे में उनका कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा. क्या प्रेडिक्शन था बच्चों बताओ. फायर से ना, दैट मीन्स डिजायर. तो द पोएट प्रिडिक्ट्स दैट द वर्ल्ड विल ईदर एंड इन फायर. तो पोएट प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये जो दुनिया है ये या तो तबाह होगी फायर से, सिंबलाइजिंग डिजायर. फायर किसका सिंबल है, डिजायर का. और इन आइस, या फिर आइस से तबाह होगी, सिंबलाइजिंग हेट्रेड. तो ये दोनों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस भाई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट पे पूछे जा रहे हैं फायर एंड आइस पे. तो ये आपका इसका थीम वगैरह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. फायर को किससे कंपेयर किया है, आइस को किससे कंपेयर किया है, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए. कि बिलीव्स डिजायर इज मोर लाइकली टू कॉज डिस्ट्रक्शन. उनका मानना है कि डिजायर जो है ये क्या कर सकता है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है. बट हेट्रेड इज इक्वली केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द एंड. लेकिन हेट्रेड जो है वो भी उतनी ही ताकत रखता है, ठीक है, जो हेट्रेड है वो भी उतनी ही ताकत रखता है कि वो भी इस दुनिया को तबाह कर सकता है. सो हेट्रेड को किससे कंपेयर किया गया, नेचुरल एलिमेंट कौन सा है, आइस से, ठीक है. हाँ या ना, यप. मैम आई एम बैक. कहां से, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फायर एंड आइस आर यूज्ड इन द पोम एज सिमिलीज, मेटाफर्स, रेपिटेशन या ऑक्सीमोरॉन्स. कि फायर और आइस जो है वो पोम के अंदर यूज हुए हैं सिमिली के तौर पे, मेटाफर्स के तौर पे, रेपिटेशन हो रहा है या ऑक्सीमोरॉन. किसका एग्जाम्पल है, कौन से लिटरेरी डिवाइस का एग्जाम्पल है फायर एंड आइस. कंपैरिजन है एक तरीके से, है ना. भूल गई मैम. नहीं भाई मैं नहीं भूली किसी को, सब बच्चे याद हो मुझे तुम. हाँ जी. सो क्लियरली मेटाफोर है, मतलब फायर और आइस को दो अलग अलग इमोशंस के साथ कंपेयर किया गया है. फायर जो है उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, डिजायर के साथ. वहीं पर आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड के साथ, राइट. दोनों को कंपेयर इस तरीके से किया गया है. चलिए, कमेंट ऑन द ओवरऑल मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट. क्या मूड दिख रहा है आपको यहां पर एक्सट्रैक्ट का, ओवरऑल मूड पूछ लिया है. कैसा ही क्वेश्चन है कि ओवरऑल मूड बताइए, क्या है ओवरऑल मूड. सो बेसिकली कंटेम्पलेटिव एंड कॉशनरी, रिफ्लेक्टिंग ऑन द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस. क्या बताया जा रहा है, कैसा नेचर बताया जा रहा है कि ह्यूमन इमोशंस जो है ना उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर डिस्ट्रक्टिव होता है. मतलब अगर जरूरत से ज्यादा नफरत आप करने लग जाओगे और जरूरत से ज्यादा डिजायर्स आपकी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा और आपके साथ आपके आसपास के लोगों को भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा. यस, इधर उधर की बातें करने से अच्छा ना शांति से जो बोला जा रहा है वो सुन भी लोगे ना तो वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है ना. हाँ, यप. ठीक है बेटा, कंटेम्पलेटिव मूड होता है जब आप
किसी चीज के बारे में सोच रहे हो शांति से बैठ के, वो हो जाता है कंटेम्पलेटिव। सो जो मूड है यहां पर वो कंटेम्पलेटिव है और कॉशनरी भी है ना, कि ये इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, एंड कंटेम्पलेटिव भी है एज इन डीपली थॉटफुल। Right? So mood is contemplative and cautionary, reflecting on the destructive nature of human emotions. आगे बढ़ जाते हैं। The leaves, मैंने बोला ना ये चैप्टर, the fog, fire and ice and trees, इन तीनों को बिल्कुल भी मिस मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं ये, यहां से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है 100%। ठीक है, यस, तो इनको तो बहुत अच्छे से करके जाना है। इनका थीम आपको पता होना चाहिए, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, सारे के सारे आपको लिटरेरी डिवाइस पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. अब ये मैंने आपको पढ़ाई नहीं है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। How does the comparison between boughs and newly discharged patient contribute to the theme or message of the poem? Answer in about 40 words. So कह रहे हैं जो boughs हैं are like newly discharged patients क्योंकि वो weak हैं and yet eager to return to freedom. So this comparison highlights, ये comparison सामने लाता है, क्या highlight करता है? The struggle of liberation and transition from confinement to independence. ठीक है, आपका स्ट्रगल किसका? आजादी का, और एक आपका ट्रांजिशन किससे? कंफाइनमेंट से इंडिपेंडेंस तक, है ना, कि पहले आप कैद थे एंड देन इंडिपेंडेंट, तो वो ट्रांजिशन के बारे में भी बता रहा है। यस, तो ये हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। ठीक है सभी बच्चे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। What strategy did the mother adopt to teach the young seagull how to fly? आप देख रहे हो 2 stories about flying से extract based question भी दिख रहा है एंड देन यहां पर ये दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मिस नहीं करना है। नेल्सन मंडेला जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, द सर्मन एट बनारस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 stories about flying वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भोली चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दी नेकलेस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से काफी क्वेश्चंस काफी बार रिपीट पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यस, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द मदर रिजॉर्टेड टू हंगर एज अ स्ट्रैटेजी, उन्होंने किसका साथ दिया? उन्होंने सोचा कि भूखा मरता तो कुछ ना कुछ करेगा, भूखा मरता क्या ना करता, है ना, वो चीज उन्होंने अपनाई, वो वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। शी केप्ट फूड जस्ट आउट ऑफ यंग सीगल्स रीच, वो बिल्कुल उसको पास ले गई, उसके रीच से बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर रखा, है ना। टेम्पटिंग हिम टू फ्लाई, जिससे उससे क्या हुआ? वो टेम्प्ट हुआ कि भाई बस अब तो मुझे छलांग लगानी पड़ेगी, मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। एंड दिस नेसेसिटी पुश्ड हिम टू ओवरकम फियर एंड मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही जरूरत थी, यही नेसेसिटी थी, ठीक है, जिसने उसे पुश किया टू ओवरकम फियर, कि वो अपने डर पर काबू पा पाए एंड मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अपनी पहली उड़ान जो है वो भर पाए। यस, नहीं पूरा टेक्स्ट बुक कहाँ इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो बताया। पूरा ऑब्वियस सी बात है, पूरा टेक्स्ट बुक मैं कह रही हूँ नहीं, हाँ बेटा पूरा टेक्स्ट बुक ही इंपॉर्टेंट है। हर बार कुछ भी उलट फेर जो है हो सकता है, बट हम जो अब तक होता आया है उस पर तो ध्यान देंगे ना। और इसी में आपको बता रही हूँ, मैंने ये लिखे थे कुछ कुछ, नेल्सन मंडेला, सर्मन एट बनारस, अ लेटर टू गॉड, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, है ना, और ये फायर एंड आइस, फॉग, ट्रीज, और अ टाइगर इन द जू, सब मस्त इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है। ठीक है, यप, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द टाइगर इन द जू इग्नोर द विजिटर्स? नाम लिया शैतान हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल। व्हाई डज, आखिरकार क्यों, द टाइगर इन द जू इग्नोर द विजिटर्स, कि जो टाइगर इन द जू है वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। अ टाइगर इन द जू से है, बताइए टाइगर जो है जू के अंदर, वो वहां पे जो विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर क्यों करता है? बताओ।
द टाइगर इग्नोर्स विजिटर्स। अभी टाइगर विजिटर्स को इग्नोर करता है बिकॉज क्योंकि ही फील्स ट्रैप्ड। उसे कैसा फील होता है? अभी केज के अंदर है तो ट्रैप्ड ही फील होगा ना। एंड डिसइंटरेस्टेड इन देयर प्रेजेंस, और उसको कोई भी मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कि तुम आ रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें कोई यहाँ पे करतब करके तो दिखाऊंगा नहीं, है ना, कि मैं तुम्हें नाच के दिखाऊंगा, मैं सारी तुम्हें नहीं भाई, मेरे को तुम्हारी वजह से, तो वो उनकी वजह से वो पिंजरे में बंद है तो ऑब्वियसली उसको उनमें इंटरेस्ट क्यों होगा, है ना। सो हिज माइंड एंड इंस्टिंक्ट्स लॉन्ग फॉर फ्रीडम इन द वाइल्ड। उसका जो माइंड है, उसका जो इंस्टिंक्ट है, वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है आजादी, वो जा रहा है जंगल में घूमना, है ना, वेयर ही कैन हंट एंड रोम फ्रीली, जहां पर वो शिकार कर पाए, आजादी से घूम पाए, नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले। यहां पर तो वो एक डिस्प्ले बन के रह गया है ना, कि भाई ये एक तो एक म्यूजियम की तरह हो गया है ना, कि भाई आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज किया जा रहा है, देखने आ रहे हैं लोग आपको यहाँ पर, और आप एक पिंजरे में बंद कर रखे हो सिर्फ उनके मजे के लिए, राइट। तो आपसे आपका राइट जो है वो छीन लिया गया है, हाँ या ना? यस, ओके, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। वाई इज द बेकर वेरी इंपॉर्टेंट टू द विलेज फॉक? अभी जो बेकर है वो आखिरकार क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांव के लोगों के लिए? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। क्यों जो बेकर हैं वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू द विलेज फॉक, गांव के लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी काम नहीं होता है बेकर के बिना। मतलब ब्रेड जो है, लोव्स जो है, वो हर एक चीज में चाहिए, पार्टीज में चाहिए, फंक्शंस में चाहिए। सुबह वो दूध वाले की तरह आते हैं भाई, सुबह शाम बच्चे पागल है उन्हें खाने के लिए। घर में कोई भी फंक्शन होता है या नॉर्मली उनकी दिनचर्या जो होती है उसके अंदर ब्रेड इन्वॉल्व है ही है, राइट। यस, सो द बेकर वॉज सेंट्रल टू विलेज लाइफ इन गोवा। ही सप्लाइड ब्रेड फॉर डेली मील्स, क्योंकि वो क्या करता है, डेली मील्स के लिए ब्रेड सप्लाई करता है। सुबह सुबह आ जाता है, झन 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 करता हुआ और बेचता है, और शाम को वापस जाता है, जब बोलिए पैसे लेता हुआ चला जाता है। शाम को टोकरी बिल्कुल खाली हो जाती है। एंड स्पेशल ओकेजन्स पर भी उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, जैसे वेडिंग्स या फेस्टिवल्स जो हैं वो हो ही नहीं सकते हैं ब्रेड के बिना। सो हिज प्रेजेंस मार्क्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड हिज प्रोडक्ट्स वर अ कल्चरल स्टेपल, ठीक है ना। तो यही उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट जो है एक तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी उसकी आने से खुश हो जाते हैं, है ना। सुबह सुबह बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं, कोई ब्रश व्रश करना किसी को कुछ याद नहीं रहता। वो मीठे मीठे ब्रेड लोव्स जो है खाने के लिए डोनट स्टाइल में होते हैं, बैंगल्स की शेप के होते हैं, जो बच्चे चाहते हैं, है ना। यस, और हम देख सकते हैं कि एंड उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वर अ कल्चरल स्टेपल। कल्चरल स्टेपल मतलब हो जाता है उनकी डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हाँ या ना? हाँ, यस, हाँ बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो यस मैम, नो मैम, कुछ तो बोलो। हाँ, देखो ग्रामर के जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सैंपल पेपर्स करवाए, आपने करे सैंपल पेपर्स। मैंने आपको जो सैंपल पेपर्स वाले 3 आप लोगों के लिए वीडियोस डाले थे, एक तो लेटेस्ट वाला सैंपल पेपर डाला था और 2 पुराने वाले डाले थे। किन किन बच्चों ने जो क्लास के अंदर मौजूद हैं वो सैंपल पेपर्स के वीडियोस देखे हैं, प्लीज एक बार मुझे बताएं। वो सैंपल पेपर्स वाले वीडियोस कितने बच्चों ने देखे हैं, एक बार मुझे बताएं। लेट मी सी, मुझे भी पता चले कितने बच्चे हैं जिन्होंने वो वाले वीडियोस देखे हैं। हाँ, यप, ठीक है। काफी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने देखे हैं, बट अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोगों के ऊपर। हाँ देखें। अच्छा चलो, एक चीज और, एमवी सैट वाले एग्जाम के लिए क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं जो एमवी सैट वाला एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं?
मतलब मैं जेन्युइनली अभी पूछ रही हूँ, और ये एक मतलब मेरे लिए भी एक कंसर्न का बात है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। व्हाई? बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है ये चीज, और वो इस टाइम पे अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं पर्सनली आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ ये एग्जाम देना ही तो है, इसके अंदर आपका लगना कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको सेंटर्स पे जाके ये स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट देना है। इससे होगा आपका फायदा ही, नुकसान तो आपका कुछ हो नहीं रहा है, हो तो आपका फायदा ही रहा है। और 7th से 12th तक के सारे बच्चे इसे दे सकते हैं। इससे क्या होगा, वेदांतु के सारे कोर्सेज पर आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट स्कॉलरशिप मिल सकता है। 1-on-1 आपका काउंसलिंग जो है टीचर के साथ, और स्टडी मटेरियल भी फ्री आपको मिल सकता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस आप जो पिछली बार ना 2.5 लाख बच्चों ने ये टेस्ट दिया था, तो उसमें आपको आपका AIR पता चल सकता है एक्चुअल में कि क्या AIR है। और अब तक 150 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स और 2 करोड़ तक के प्राइजेस वगैरह सब कुछ ये लोग बहुत बांट चुके हैं। तो ये इतना बड़ा लेवल पे क्यों किया जा रहा है? कुछ तो होगा इसके अंदर, कुछ तो रीजन होगा कि बच्चों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, और इतने बड़े लेवल पे बच्चे इस एग्जाम को दे भी रहे हैं। तो आप सभी को मैं बताने वाली हूं कि ये मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, जो आप सभी बच्चों के लिए, मेरे को पता है ये आप लोग, एक चीज आज की क्लास के बाद आपको करनी है कि मैं पहले बता दूं, वापस से सुन लेना, ढंग से सुनना, और सिर्फ मेरे लिए एक बार इस चीज को कंसिडर करके देखना, सिर्फ एक बार। बाद में आप धन्यवाद बोलोगे कि अच्छा वो मैम हमें आपने ये सजेस्ट किया। इसमें आपका तो इनपुट कुछ नहीं है, कोई तुम्हें पैसा नहीं लग रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक सिंपल सी चीज है कि ये एक टेस्ट होगा, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तुम्हारा चांस है ये एक तरीके से नेशनल चैंपियन बनने का। तुम लोगों को 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को ये देना है। अब आप जहां पर भी रहते हो, आप कहां पर इसके सेंटर्स होंगे, क्या चीजें होंगी, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन, मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। बेटा उस कम्युनिटी को एक बार ज्वाइन कर लो, और वहां पर जाकर सारा का सारा डिटेल पता चल जाएगा कि कहां कहां पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप एक बार ये एग्जाम जाकर जरूर दीजिएगा। और ये ऑफलाइन करवाया जा रहा है इसीलिए क्योंकि काफी ज्यादा रेलेवेंस है इसका, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और आप लोगों को वेदांतु के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज जो है यहां पर 100% स्कॉलरशिप पर मिल जाएंगे। 1-on-1 आपको काउंसलिंग और स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा फ्री। तो सिर्फ एक टेस्ट की बात है, ठीक है? हाँ, क्लियर? यस। चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज आप क्या कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जो भी आपको मतलब वो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, उन सभी के आंसर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कहां गया हमारा क्वेश्चन, कहां गया? Why does the tiger in the zoo ignore the visitors? ये हम कर चुके हैं। Why is Baker very important? ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the bull poem. Why did the poet not console the grief-stricken boy when he lost the bull? आखिरकार जो पोएट है वो कंसोल क्यों नहीं करता? अब पोएट चाहता तो वहां पे जाके बच्चे को पुचकार सकता था, ओले मेरा बच्चे कोई बात नहीं, बॉल गुम गई मैं तेको नहीं दिला देता हूँ। अक्सर हम ऐसा ही तो करते हैं, ओले ओले ऐसे हो गया, कोई बात नहीं मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता। अरे भाई नहीं करना तुमको, उसको फील करने दो वो चीज, क्योंकि आगे लाइफ में उसे यही चीज फील करनी है, ठीक है? वो मैंने एक रील देखा था, उसके अंदर दिखा रहे थे कि एक तरफ शनिदेव बैठे हुए हैं और एक तरफ एक और बैठे हुए हैं, और एक बच्चा है वो बिल्कुल प्लग के अंदर अपनी उंगली देने वाला है। तो एक जो है वो उसको मना कर रहा है कि नहीं 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 ऐसे मत कर, और शनिदेव भी लाइक करके देखने देना, देख अगली बार खुद ही नहीं करेगा। सो वो यही वाली चीज हो गई है ना? वो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने उसको जाकर कंसोल क्यों नहीं किया? वो जो इतना दुख में बच्चा था उसको कंसोल क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तो झेलना ही है बेटा, अभी सीखो कैसे इस वाले इमोशन से हम ऊपर कैसे निकल सकते हैं, ये अभी सीखो। ये कौन क्लास का है? वाह मेरे शेर, 10th के चैनल पे आके पूछ रहा है ये कौन क्लास का है ना? हाँ। So the poet did not console the boy because he wanted him to learn a life lesson. पोएट ने बच्चे को कंसोल नहीं किया क्योंकि वो क्या चाहता था? वो उसे एक लाइफ लेसन देना चाहता था, that loss is an inevitable part of life, कि जो लॉस है वो एक inevitable as an unavoidable part है लाइफ का, and material things once lost may not return। और ये जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जो एक बार खो गई वो वापस नहीं आती हैं, और मटीरियलिस्टिक चीजें जब खो जाती है तो उसके दुख से बहुत ही लंबा समय लग जाता है उभरने में।
है ना? न्यू स्टूडेंट हो? अच्छा ठीक है भाई, ओके आइए। सेविंग मनी फॉर द बस जर्नी वॉज नॉट ईजी फॉर वल्ली, एक्सप्लेन। पैसे जमा करना बस जर्नी के लिए वल्ली के लिए आसान नहीं था, एक्सप्लेन करो। चैप्टर है मैडम राइड्स दी बस। कितनी बढ़िया सवाल है भाई, मजा ही आ जाता है मुझे ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में से पूरा पूरा सेक्शन उठा लो और पूरा का पूरा करवा दो। एक तरीके से पूरा लिटरेचर सेगमेंट रिवाइज हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना? तो देखो, Valli had to resist temptations like buying sweets, toys or riding the merry-go-round. 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। वल्ली जो है उसको बहुत सारी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना पड़ा था कि भाई मैं स्वीट्स, टॉयज या गोल 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 झूला भी नहीं झूलूंगी मेले में। शी सेव्ड एवरी कॉइन पेशेंटली, एक एक पाई पाई बचाई उसने बहुत पेशेंटली, शोइंग डिटर्मिनेशन टू अफोर्ड द बस फेयर फॉर हर ट्रिप। अपना डिटर्मिनेशन दिखाते हुए कि मुझे ये बस ट्रिप के लिए अपना किराया जोड़ना है, तो मैं ये सब नहीं करूंगी, है ना? हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स? ऑजिबल जो है वो मैक्स से कैसे छुटकारा पाता है? द मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर। सो हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स? Auzible tricked Max by inventing a story about police coming to protect a secret document. तो Auzible जो है basically tricked Max. Max को क्या करता है? ट्रिक करता है, हाँ या ना? बोलो भाई। ट्रिक करता है, इन्वेंटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी बनाकर, क्या कि पुलिस जो है वो आ रही है उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने उसे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई देखो मेरे पास इतना इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है और कुछ भी हो सकता है, तो तुम देख लेना कि एक बार चेक कर लेना मेरे पे। मैम एक बार समरी तो बता दो चैप्टर की। शाबाश, पढ़े नहीं हो चैप्टर? सारे चैप्टर्स के वन शॉट डाल रखे हैं और अब मैंने हर एक चैप्टर का 15 मिनट का एक वीडियो डालना भी शुरू करना है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा दिया करूंगी। तो वो वीडियोस जरा से देख लेना, अभी आगे अगले हफ्ते तक एडिट होकर वो वीडियोस आप लोगों के लिए डल जाएंगे। पर ठीक है, चलिए। सो यस, मैक्स फियरिंग कैप्चर ट्राइड टू एस्केप थ्रू अ नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी एंड फेल टू हिज डेथ। अभी मैक्स को क्या हो रहा था? पकड़ने का डर था, पकड़े जाने का डर था, तो उसने क्या किया? एस्केप करने का कोशिश किया थ्रू अ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी, एक ऐसी बालकनी से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंड फेल टू हिज डेथ, और गिर गया और मर गया। क्लास 9th का लाइव ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होता है 4:30, कल हुआ था, वहां पर भी हमने मजेदार क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस किए थे, यहां पर भी हम यही कर रहे हैं, राइट? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज मैडम लुज़ेल hastily depart from the ball when her husband places a modest wrap on her shoulders? अभी मैडम लुज़ेल जो है वो वहां से भग क्यों लेती है फटाफट से पार्टी से, जब उनका पति जो है उसके ऊपर वो एक ओढ़ने के लिए चीज जो है डालता है, शॉल टाइप का, तो उसको क्या लगता है कि अरे अरे बेइज्जती हो जाएगी, वहां पे इतने अमीर अमीर लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया फर वाले कोट और शॉल्स डाले हुए हैं, मेरा इतना गरीबों वाला है, बेइज्जती हो जाएगी। उसकी बेइज्जती के चक्कर में अगले 10 साल बर्बाद हो गए, है ना? हुए थे या नहीं हुए थे? हाँ। सो मैडम लुज़ेल लेफ्ट हर्रिडली टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट बिकॉज हर मॉडेस्ट रैप। देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके आपको लिखना होगा, ठीक है? 3 नंबर का आंसर लिखना होता है, सिर्फ 2 लाइन का आंसर आप नहीं लिख सकते, थोड़ा सा और इलैबोरेट करके आप लिखिएगा। हम मेन आंसर आपको बता दे रहे हैं कि मैडम लुज़ेल जो है वो वहां से निकल गई थी टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट। क्यों? बिकॉज हर मॉडेस्ट रैप रिवील्ड हर पोवर्टी, क्योंकि उनका वो जो रैप था वो कहीं ना कहीं उसकी गरीबी दिखा रहा था। अमिड रिच, किन लोगों के बीच में? अमीर लोगों के बीच में। एलिगेंटली ड्रेस्ड वुमेन एट द बॉल। अब यहां पर आप और क्या चीज ऐड कर सकते हो? आप क्लियरली एक चीज ऐड कर सकते हो कि भाई वहां पर जो लोग थे उन्होंने बहुत ही महंगे महंगे, है ना, फर वाले जो कपड़े हैं या ऐसे जो रैप्स हैं वो ओढ़ रखे थे, जहां पर मैडम लुज़ेल जो है वो काफी उनका जो रैप था वो काफ़ी गरीबी भरा था, मतलब बहुत ही सस्ता सा था, और अमीर लोगों के बीच में उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, उन्हें लग रहा था मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना?
यप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. देख लो भोली से जो चैप्टर्स बोले वहीं वहीं से क्वेश्चंस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं. सो कह रहे हैं इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज एंड देन नो वन विल बी एवर एबल टू लाफ एट यू. तो बोले अब देखना तुम क्या हो जाओगी, तुम सबसे पढ़ी लिखी बन जाओगी गांव के अंदर और फिर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंस पाएगा. What effect did her teacher's words have on भोली? Elaborate. इन शब्दों का भोली पर क्या प्रभाव पड़ा था, विस्तार से बताइए. जी हर्ष पांडे आप बताइए विस्तार से. नहीं भाई किसको भूलेंगे हम. विस्तार से बताइए, बताइए बताइए विस्तार से बताइए. बोलो बोलो. या देखो, द टीचर्स वर्ड्स फिल्ड भोले विद होप एंड कॉन्फिडेंस. नंबर वन, पॉइंट नंबर वन कि टीचर के जो शब्द थे उसने कहीं ना कहीं भोली को होप, आशा, उम्मीद और कॉन्फिडेंस से भर दिया. शी बिगैन टू बिलीव इन हरसेल्फ. उसने अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करा. डिटर्मिन्ड टू स्टडी एंड इंप्रूव, नोइंग एजुकेशन कुड earn her respect and silence those who mocked her. और उसको ये बात समझ में आ गई थी कि अब वो पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गई थी एंड इंप्रूव इंप्रूव भी करना चाहती थी अपने आप को. नोइंग, ये जानते हुए, एजुकेशन कुड अर्न हर रिस्पेक्ट की अब जो भी लोग उसके ऊपर हंसते हैं या जो भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं वो केवल उसकी इज्जत कब करेंगे, जब वो एजुकेटेड होगी. कब होगी उसकी इज्जत? केवल तब जब वो अच्छे से पढ़ी लिखी होगी. तो इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि उसके ऊपर कोई भी उंगली उठा सके. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स. अभी 100 से 120 शब्दों के अंदर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है. क्या कहा जा रहा है? एनालाइज एंड इवैल्यूएट द रोल ऑफ फेथ इन अ लेटर टू गॉड एंड द सर्मन एट बनारस. भाई आप ये बात मुट्ठी बांध लो, गांठ बांध लो, सॉरी मुट्ठी बांध लो क्या होता है भाई, गांठ बांध लो होता है. क्या हो गया चौहान? एनालाइज एंड इवैल्यूएट. एनालाइज करना और इवैल्यूएट करना है द रोल ऑफ फेथ इन अ लेटर टू गॉड. अ लेटर टू गॉड के अंदर फेथ का क्या रोल है, और फिर इसको कंपेयर कर दिया सर्मन एट बनारस से. इसको क्या कर दिया है? कंपेयर कर दिया है सर्मन एट बनारस से. राइट कि भाई दोनों के अंदर फेथ की ही बात हुई है. कैसे? अगर समरी नहीं पता होगी समझ कैसे आएगा? अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा. समझे? समरी से तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा मेरा बच्चा. ओ मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, समरी से तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा. क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? चैप्टर्स को रीड करना पड़ेगा. सारे चैप्टर्स के वन शॉट डले हुए हैं. तो जितने चैप्टर्स अभी तक एग्जाम में हो गए हैं, एग्जाम में कह रही हूँ अपने स्कूल में हो गए हैं, जो भी हाफ ईयरलीज में आने वाले हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उनके लिए पढ़ाई करें. ठीक है? ओके. अरे स्कूल में नहीं पढ़ाया पर मैंने तो पढ़ा दिया है. ये सबका वन शॉट मैंने तो डाला हुआ है बच्चा. ओ मैंने तो अपलोड किया हुआ है, मैंने तो पढ़ाया है. यहाँ पे जाके वीडियोस देखो, पिटाई लगेगी वरना. Analyze and evaluate the role of faith in a letter to God and the sermon at Banaras. बताइए. So कह रहे हैं in a letter to God के अंदर Lencho's unshakable faith in God leads him to write for help after a hailstorm. अभी दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे कि लेटर टू गॉड के अंदर लेंचो का जो अनशेकेबल फेथ है भगवान के अंदर लीड्स हिम टू राइट, उसी की वजह से वो क्या करता है? भगवान को पत्र लिखने निकल लेता है. भाई आज तो मैं लिख के रहूंगा, है ना. आफ्टर अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स. जब एक पूरी की पूरी मतलब ओलों की बारिश ने उसकी फील्ड खराब कर दी, क्रॉप्स खराब कर दी. हिज ट्रस्ट इंस्पायर्स द पोस्टमास्टर टू सीक्रेटली हेल्प हिम. अब उसका जो ये ट्रस्ट था वो इंस्पायर करता है पोस्टमास्टर को क्या करने के लिए कि भाई वो सीक्रेटली उसकी हेल्प कर देता है. प्रूविंग फेथ कैन इंस्पायर जेनरोसिटी, जिससे ये पता चलता है कि भाई फेथ जो है ना वो क्या कर सकता है, लोगों के अंदर दया भाव भी जगा सकता है.
इन द सर्मन एट बनारस, लेकिन सर्मन एट बनारस में किसा गौतमी का जो फेथ है इन बुद्धाज विजडम हेल्प करता है उसकी ये रियलाइज करने में यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ, कि भाई ये डेथ तो आनी है, इससे तो कोई रुक ही नहीं पाया है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसकी चपेट में ना आया हो। मैम मिल नहीं रहा है आपके चैनल में, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश का, वहां ग्रामर का देखोगे और लिटरेचर का देखोगे, द सर्मन एट बनारस डाल दीजिए भूमिका मैम वेदांतु करके, आपको मिल जाएगा। टॉय लगाऊंगी तुम्हारी, मिल नहीं रहा है, झूठ बोलते हो। ठीक है, हाँ बोलो बोलो, डिलीट काहे कर दिए, क्या बोल रहे थे? 5-10 मिनट का क्या 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 5-10 मिनट वाले आंसर्स भी फिर वो वैसे ही होते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट का समरी देखो और फिर वो काम कर लो, तो वो 5-10 मिनट वाले आंसर्स भी फिर ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो एग्जाम में फिर क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं ना तो वो समझ ही नहीं आ पाते, है ना। हाँ कोई बात नहीं, चलो मर्जी है तुम्हारी, जैसे करना है। हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रांसफॉर्म्स हर ग्रीफ इनटू एक्सेप्टेंस। अब उसको क्या हुआ, उसको ये समझ में आ गया कि भाई ये तो मैं तो जब कोई भी नहीं बच पाया है तो मैं कैसे ही बच पाऊंगी, है ना। सो उसका कहीं ना कहीं जो दुख है वो बदल देती है एक्सेप्टेंस के अंदर, कि भाई अब ये जो दुख था ये मेरा एक्सेप्टेंस के अंदर बदल गया। दोनों को ही विश्वास देखो किस तरीके से आया और किस तरीके से वो बदला, है ना, और क्या क्या प्रभाव हुआ भगवान के अंदर विश्वास रखने का। बोथ टेक्स्ट शोज दैट फेथ वेदर इन डिवाइन पावर, दोनों ही टेक्स्ट ये दिखाते हैं कि फेथ चाहे वो डिवाइन पावर में हो या एनलाइटेंड विजडम हो, कि अब आपको समझ में आ गया है कि यही दुनिया का एकमात्र सच है या ये हो, कैन गाइड पीपल थ्रू हार्डशिप प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी इन लाइफ। ये क्या कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं कि भाई मुश्किल टाइम में कैसे हम अपने आप को संभालें, ठीक है, हम अपने आप को स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करें, और लाइफ की क्लैरिटी हम लोगों को मतलब क्लैरिटी कैसे मिले जब भी लाइफ के अंदर हमारे कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है। ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा। हाँ जरूर, है ना, बड़ा देखोगे तुम, खेलो खेलो, तैयारी पूरी रखो, टाइम से टाइम पढ़ा करो, खेलना भी इंपॉर्टेंट है, खेला भी करो, तो अपना टाइम वगैरह जो है ना फिक्स कर लो कि भाई इस टाइम पर मैं खेला करूंगा, इस टाइम पर मैं पढ़ाई किया करूंगा, ऐसे वैसे। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोर द कंट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। मैंने देख लिया भाई, मस्त लोग भिड़ा भिड़ा के 2-2 चैप्टर्स को इसके अंदर डाल डाल के क्वेश्चंस को बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर फिर आपके पास लिखने के लिए काफी सारी चीजें हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है मैम। आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करें? आंसर राइटिंग की 2 चीजें हैं, 2 तरीके से इंप्रूव हो सकता है। नंबर 1, डेली रीडिंग करना शुरू करो, एंड नंबर 2, लिखना शुरू करो आंसर्स को। 2 ही चीजों से इंप्रूव हो सकती है। जब रीड करोगे ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी अच्छी होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से हो पाएगा, एंड जब लिखना शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ग्रामर मिस्टेक्स है, मेरे को ग्रामर अच्छे से नहीं आती है, सेंटेंस बनाना नहीं आता है, तो आप फिर उस पर काम करोगे। तो जब तक हमें सिर्फ ऐसे पढ़ते रहते हैं ना, तब तक हमें बढ़िया लगती रहती है चीजें, पर जब एग्जाम में लिखना पड़ता है ना, तब हमारा थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है। सो अगर आपको इंप्रूव करना है जेन्युइनली, तो सबसे पहले रीडिंग करो ज्यादा से ज्यादा, एंड देन उसको लिखकर भी देखो। अभी 10 क्वेश्चंस अगर रीड करें ना, तो कम से कम 2 क्वेश्चंस तो लिखकर देखो। मैं ये नहीं बोल रही 10 के 10 लिखकर देखो, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो। ठीक है, हाँ ये PYQ नहीं है, अच्छा PYQ, हाँ MCQ दिमाग में, यस ये PYQ है। 2025 के अंदर 2024 और 5 के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वहां का ये सेक्शन सी पूरा का पूरा उठा के, सेट 1 कल करवाया था, 2025 का था, आज 24 का है। ठीक है, तो 24-25 के मिक्स करके आप लोगों को सेक्शन सी जो है, अलग अलग सेट होते हैं ना, जैसे 2025 का भी एक पूरा सेट होता है, उसमें 4-5 सेट होते हैं, तो उन सेट में अलग अलग जो क्वेश्चन होते हैं। तो कल सेट 1 करवाया था, आज सेट 2 करवा रही हूं, कल सेट 3 करवाऊंगी। ये वाला हफ्ता ऐसा ही चलेगा, ठीक है, हाँ ये वाला हफ्ता पूरा ऐसा ही चलेगा। तो ये PYQ है, आप जाकर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, ठीक है, वहां पर आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, यस चलो आगे बढ़े।
टाइम पास नहीं है बेटा, टाइम एक्चुअल में अब बहुत पास है। अब बहुत चीजें एक साथ आने वाली हैं, तो ध्यान रखिए कि टाइम पास और जो आपका एक्चुअल में टाइम पास आ रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम तो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो टाइम पास आ रहा है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाए और टाइम पास ना करें। Explore the contrasting images of the tiger in the zoo and tiger in How to Tell Wild Animals। दोनों में contrasting images क्या हैं देखिए। A tiger in the zoo के अंदर the tiger is shown as majestic yet helpless creature। majestic भी दिखाया है लेकिन एक helpless creature दिखाया है। pacing in a small cage, जो चल रहा है, दौड़ रहा है केवल एक छोटे से केज के अंदर। दौड़ तो क्या ही रहा है, बेचारा इधर उधर घूम रहा है। He is silent, frustrated and deprived of his natural instincts। जो उसको करना चाहिए, छुपकर शिकार करना चाहिए, वो सब से वो उसको मतलब दूर कर दिया गया है, राइट। सिंबलाइजिंग द क्रूअलिटी ऑफ कैप्टिविटी। और ये क्या सिंबलाइज करता है कि कितना क्रूर है यार जब आप किसी को इस तरीके से एक जेल में बंद कर देते हो एंड एज एन ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट कर रहे हो। सो द पोम इवोक्स सिंपैथी फॉर द एनिमल्स लॉस्ट फ्रीडम। तो ये जो कविता है ये क्या इवोक करती है, सिंपैथी इवोक करती है एनिमल की लॉस्ट फ्रीडम के रिगार्डिंग। एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम ये वाली पोम देखें, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स डिपिक्ट्स द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब वो टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में दिखाते हैं और दिखाते हैं कि क्या जबरदस्त है, वो पावरफुल है, फेरोशियस है, डेंजरस है। हियर द टाइगर इज एन एक्टिव प्रेडेटर, है ना, वो शिकार कर रहा है, एडवांसिंग टुवर्ड्स यू इन द वाइल्ड, रिप्रेजेंटिंग नेचर्स रॉ स्ट्रेंथ, right? So while the first portrayal is somber and restrained, the second is lively and humorous, creating two sharply different images of the same majestic animals। दोनों ही एनिमल्स की बिल्कुल ऑपोजिट इमेजेस फिर वो दिखाई हुई है। और रीजन क्या है कि एक आजाद है, एक कैद है, राइट। Okay, very nice। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। हाउ डिड अनिल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हरि सिंह। अभी अनिल जो है वो कैसे एक बदलाव लेकर आ पाता है, बताइए। हरि सिंह के अंदर सिर्फ उसको समझ के, हरि सिंह अ यंग थीफ मेट अनिल अ काइंड एंड ट्रस्टिंग राइटर। अभी जो हरि सिंह है एक जवान चोर है ना, वो अनिल से मिलता है जो कि एक बहुत ही दयालु और ट्रस्ट करने वाला इंसान है। अनिल्स ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी डीपली अफेक्टेड हरि। और अनिल की जेनरोसिटी और ऑनेस्टी जो है वो बहुत ही गहरे तरीके से हरि को क्या करती है, प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। व्हेन हरि स्टोल अनिल्स मनी, जब हरि जो है अनिल का पैसा चुराता है, ही फेल्ट गिल्टी, तो वो बहुत ही गिल्टी महसूस करता है, बिकॉज क्योंकि अनिल हैड प्रॉमिस्ड टू टीच हिम टू रीड एंड राइट, क्योंकि अनिल ने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। रियलाइजिंग एजुकेशन वॉज मोर वैल्यूएबल देन क्विक मनी। और उसे तब ये रियलाइज होता है कि भाई अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं पता नहीं क्या क्या ही कर सकता हूं, ये थोड़ी बहुत दिन के पैसे से कुछ भी नहीं होने वाला है। सो हरि रिटर्न्ड दी नोट्स, पैसे वापस कर देता है। अनिल नीदर पनिश्ड हिम नॉर मेंशन्ड द थेफ्ट। तो अनिल ना ही उसे पनिश करता है और ना ही चोरी के बारे में कोई बात करता है, पर उसको पैसे देता है इनफैक्ट, है ना, एंड कंटिन्यूड टीचिंग, और लगातार उसको आगे के लिए पढ़ाता भी है। सो दिस ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस, ये विश्वास उसके अंदर जब दिखाया और ये माफी उसको जिस तरीके से दी गई, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया हरि को, मेकिंग हिम अबैंडन थेफ्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर, जिसकी वजह से उसने छोड़ दिया चोरी को और एक अच्छे बेहतर फ्यूचर की ओर आगे निकल गया। तो ऐसे ही बदल जाती है जिंदगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन व्हाट वेज डज द think tank misinterpret innocent nursery rhymes as threats to the Martians? बताइए। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से काफी क्वेश्चंस यहां से 2025 के पेपर के अंदर देखे गए थे, काफी सारे क्वेश्चंस यहां से 2025 के पेपर के अंदर देखे गए थे। बाद में तो छोड़ दी थी ना बेटा, बाद में छोड़ दी थी, पहले नहीं छोड़ी थी। पहले वो थोड़ा बहुत सामान वामान में से भी 1-1 रुपया चुरा लेता था,
है ना, बट जब उसने उसके सारे पैसे चुरा के भागा और फिर बाद में वापस आया, उसे रियलाइज हो, उसके बाद उसने चोरी नहीं की, राइट? हाँ या ना, बताओ भाई, यस और नो। लास्ट क्वेश्चन है, इन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, थिंक टैंक द रूलर ऑफ मार्स completely misunderstands simple earth nursery rhymes as dangerous messages. वो मिसअंडरस्टैंड कर जाता है कि भाई ये जो सिंपल अर्थ नर्सरी वाली राइम है ना, वो बहुत डेंजरस मैसेजेस है. Reading Humpty Dumpty, he believes it is about himself and fears a great fall. The rhyme, Hey Diddle Diddle, convinces him that earth creatures communicate with animals and possess advanced space travel. He also interprets Jack and Jill as a plan for earthlings to attack Mars and steal resources. So his overactive imagination turns harmless verses. Overactive imagination कहीं ना कहीं वो harmless verses जो हैं, जो poems थी, जो बच्चों की कविताएं थी, उनको भी एक warning में बदल देता है invasion की. And this comic misunderstanding leads him to cancel the planned attack on Earth, ironically saving the planet from a Martian invasion. तो बहुत ही ऐसे बकैती वाला हाँ चैप्टर था ये, बिल्कुल. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर का. ठीक है, चलिए. तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने 2025 के सेट के क्वेश्चंस किए. सेट 1 में आपको कल की क्लास में करवा चुकी थी. आज हमने किया सेट 2, कल हम सेट 3 करेंगे. लिटरेचर का सेट 3 हम कल करने वाले हैं. रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा. आज लाइव था एंड परसों अब हमारा लाइव होगा, विच इज ऑन फ्राइडे. यस, हम लोगों का लाइव होगा. सो आई विश एंड आई होप कि आप सभी बच्चे क्लास ज्वाइन जरूर करेंगे. ठीक है, ओके देन खत्म करें आज की इस क्लास को. ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.